Good morning, all of you. Today we will discuss about the mechanism and the orientation of the different electrophilic substitution reaction, which generally takes place in the different heterocyclic compounds. These heterocyclic compounds are pyrrole, thiophene, furan, pyridine, indole, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। इन सभी कंपाउंड्स के अंदर हम ये देखेंगे कि उनके अंदर जो भी रिएक्शन चलती है, जो कि आमतौर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलती है, तो जो रिएक्शन चलती है तो किस पोजीशन पे चलती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और किस पोजीशन पे चलती है, उसको कहते हैं उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स ऑन विच पोजीशन द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे करेगा अटैक, तो वो उसका कहलाता है ओरिएंटेशन। तो हम मैकेनिज्म भी देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और साथ के साथ हम उसका ओरिएंटेशन भी देखेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे क्या कोई दूसरी रिएक्शन तो ऐसी नहीं लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि वो किसी और कंपाउंड में चलती है, तो उसका भी हम मैकेनिज्म साथ के साथ स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पायरोल के साथ। तो जो पायरोल कंपाउंड क्या है, इट इज ए पेंटागन टाइप का कंपाउंड होता है ये, जिसके अंदर जो हीट्रो एटम है वो आपका होता है नाइट्रोजन। तो ये हमने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा कर दी, जिसके अंदर जो दो डबल बॉन्ड है दे आर इन कंजुगेशन विद ईच अदर, and the nitrogen atom, that is the heteroatom having the one lone pair electron, is also present alternatively with both of these double bond, means that compound already have the cyclic conjugation और ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी होता है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो किस पोजीशन के ऊपर चलती है और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम सबसे पहले ये बता दें कि इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। नाइट्रोजन एटम को नंबर 1 किया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, 3, 4 एंड द 5, दैट इज द नंबरिंग ऑन दैट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो कहाँ होगा और किस वजह से चलता है। तो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, एंड दीज लोन पेयर विच आर प्रेजेंट ऑन द हेटेरो एटम, दैट इज द नाइट्रोजन एटम, आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विथ बोथ ऑफ द डबल बॉन्ड in both of the side, on the right hand side also, on the left hand side also. It means the compound has the cyclic conjugation. So due to the involvement of these lone pair electron of the heteroatom in resonance, there occurs the separation of charge. देखो जैसे ही हमने ये रेजोनेंस शो की, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ देखो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट था, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर आगे देखो फर्दर डोनेट किए C2 कार्बन की तरफ, तो नाइट्रोजन और C2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए C2 और C3 कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है दैट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C3 कार्बन एटम। और C3 कार्बन एटम की बजाय क्योंकि फर्दर कंजुगेशन में है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है C2 C3 कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स C3 C4 के भी शिफ्ट होंगे, और उसके बाद C4 C5 के पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 वाला जो कार्बन है उसके पास जाके आपके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो नाइट्रोजन ने ये दोनों लोन पेयर आपके डोनेट किए C2 की तरफ, तो कार्बन के 5 बॉन्ड और C2 C3 के देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए, C3 C4 के बीच। ऐसा करने से C4 कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब C4 C5 के बीच जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम नंबर 5। तो अब C5 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो नेगेटिव चार्ज, मींस नाउ देयर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज, और इसलिए C5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो C5 के ऊपर ही तो इलेक्ट्रोफाइल करेगा। देखो अटैक, बोलो कहां पे करे अटैक, एट द C5 पोजीशन। तो मीन्स ओवरऑल आपने क्या देखा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरोएटम इन रेजोनेंस, देयर occurs a separation of charge, means one of the atom acquires the positive charge, other atom acquires the negative charge. Here the positive charge comes on the more electronegative, that is the nitrogen atom. जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे आ चुका है, जिसके पास लोन पेयर थे, है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन, लेकिन इवन देन नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट थे, इसलिए वो अपने लोन पेयर को फर्दर इन्वॉल्व करवा पाया। क्योंकि प्राइमरी सिचुएशन क्या होती है, प्राइमरी कंडीशन क्या है किसी कंपाउंड की, एवरी कंपाउंड वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड, और स्टेबिलिटी किसके द्वारा आती है, एरोमेटिसिटी के द्वारा। तो ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो जाता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, और ड्यू टू एक्वायरमेंट ऑफ दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी by resonance, by acquiring the aromaticity, now there occurs the separation of charge.
जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, C5 जो पोजीशन है उसके पास नेगेटिव चार्ज, और वो एकदम नेगेटिव चार्ज आते ही साथ वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और आप देखें ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी बन गई, जिसमें हमने दिखाया, देखो C5 कार्बन के ऊपर बोलो कौन जा लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल देखो जाके अटैच हो गया है। तो ये हमने बताया कि C5 के ऊपर अटैक किया। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दें कि नाइट्रोजन के राइट में C2 पोजीशन है, नाइट्रोजन के लेफ्ट में C5 पोजीशन, बोथ आर इक्विवेलेंट पोजीशन। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हियर टेक्स प्लेस एट द C5 पोजीशन, क्योंकि C5 और C2 बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हमने देखो अपने ध्यान दिया, हमने लिखा कि द हेटेरो एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट द C2 ऑब्लिक में C5 लिखा है। ऐसा हमने क्यों लिखा है? बिकॉज बोथ C2 एंड द C5 पोजीशन आर इक्विवेलेंट। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, राइट साइड में इन्वॉल्व होते। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से दिखाते तो C2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसने कहाँ पे अटैक किया? C2 या C5 दोनों में से किसी जगह पे भी अटैक कर दे, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये इसका मैकेनिज्म की आपकी फर्स्ट स्टेप देखी। इसके बाद आप बड़ा बेसिक फैक्ट जानते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो क्या है? मीन्स द कार्बन एटम, वो एटम जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है जाके, उसी एटम के ऊपर से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है, लॉस होता है लास्ट स्टेप के अंदर। तो ये कार्बन जिसके ऊपर E अटैच हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, उसी के पास देखो एक H भी है, देखो ये रहा H। तो इसलिए अब होगा क्या, यहाँ पे कार्बन और H के बीच के देखो जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोबारा से क्या करेंगे, देखो ये हमने शो किया कि किस तरह से H पॉजिटिव लॉस हुआ, और बैक शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उसी तरीके से होगी। देखो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, देखो नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए। अब उससे क्या होगा, अगले कार्बन के आपके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर शिफ्ट। अब नेक्स्ट C2 कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। अब C2 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन के पास आ गए, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से डिमिनिश हो गया, और फाइनली H पॉजिटिव लॉस हुआ, और हमें मिल गया ये फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच हुआ है। आप इसको C5 पोजीशन भी कह सकते हो और इसको C2 भी कह सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि इन केस ऑफ द पायरोल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इधर एट द C2 पोजीशन और एट द C5 पोजीशन। C2 पोजीशन के ऊपर होता है और C5 के ऊपर होता है, उसका हमने मैकेनिज्म भी लिख दिया। अब C2 और C5 के ऊपर क्यों चला, एक रीजन तो आपने देख लिया कि ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, आपने क्या देखा कि ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज था लास्ट में जाके किस पे आया, C5 के ऊपर। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि C2 के ऊपर ही अगर अटैक करे इलेक्ट्रोफाइल या C5 पे अटैक करे, सो दैट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। C3 और C4 पे करता है तो दैट इज द लेस फेवरेबल कंडीशन फॉर द अटैकिंग ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो वही कहलाता है उसका ओरिएंटेशन, कि ये एक्सप्लेन करना कि कौन सी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके करेगा अटैक, कौन सी साइट उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है। तो उस चीज को ही प्रूव करना कहलाता है ओरिएंटेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द cause of orientation of the electrophilic substitution reaction in the pyrrole, in the pyrrole। तो यहाँ पे हम pyrrole लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखो कैसे, अगर हम इसका अटैक दिखा दें C2 C5 के ऊपर, जैसे अभी हमने शो भी किया था, लेकिन हमने फर्दर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी, अब वो भी बनाएंगे, क्योंकि अब हमें प्रूव करना है, बिकॉज द C2 के क्या प्रूव कर रहे हैं कि C2 और C5 पोजीशन आर मोर फेवरेबल फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो हुआ क्या, इनिशियल वही हमने क्या किया, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब हमने क्या शो कर रहा है, देखो कि C4 और C5 के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हुए दिखाए हमने, C5 के पास, और इलेक्ट्रोफाइल को देखो अटैक कर दिया, जिसकी वजह से C4 वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दें आप, C4 C5 के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो किसी कार्बन की तरफ तो शिफ्ट होने ही थे, इधर टुवर्ड्स द C4 और टुवर्ड्स द C5। हमने किधर अटैक होते हुए दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर होते हुए दिखाई, C5 की तरफ, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो C2 या C5 के ऊपर तो क्या होगा, क्या डिफरेंट टाइप की, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये सबसे पहली आपकी स्ट्रक्चर बन गई। अब आप ये देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो ये जो आपका देखो ये C2 कार्बन था, और देखो ये C3 कार्बन है, इन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो C4 वाला कार्बन है, देखो ये C4 वाला है आपका कार्बन,
तो C4 पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द, बोलो किसके साथ, C2C3 डबल बॉन्ड के साथ। इसलिए C2C3 डबल बॉन्ड के दोनों देखो जो इलेक्ट्रॉन है, बोलो ये क्या होंगे, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C4 कार्बन एटम। देखो ये शिफ्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, बोलो किस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर्स एट द C2 कार्बन एटम। देखो ये C2 के ऊपर अब क्या आ गया, बोलो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये C1 पोजीशन, ये C2, ये C3, ये C4 एंड दैट इज द C5 पोजीशन। अब उसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट आप देखें कि वो नाइट्रोजन एटम जिसके पास लॉन पेयर है, वो पॉजिटिव चार्ज उससे नेक्स्ट कार्बन एटम के ऊपर है, तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर अब दे सकता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड गया बन गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर बन गई, देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। लेकिन इनमें से आप बड़े ध्यान से देखें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, बोलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है यहाँ पे। और आप ये जानते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर द नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के एटम है पूरे रिंग में, या तो कार्बन है, पूरे रिंग के अंदर पेंटागन टाइप का है ना आपका ये रिंग, तो इसमें 4 जगह पे तो कार्बन है और एक हीट्रो एटम है नाइट्रोजन। तो ये एक ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी लास्ट वाली जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो दैट स्ट्रक्चर इज नॉट द स्टेबल वन। ये स्टेबल नहीं है। जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाता है, तो वो लेस स्टेबल कंडीशन होती है, वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। और स्ट्रक्चर में देखें पॉजिटिव चार्ज किस पे था, कार्बन पे था। और हम जानते हैं आउट ऑफ द कार्बन और नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 पहले आता है कार्बन, उसके बाद राइट साइड में चले तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो द पॉजिटिव चार्ज will be less stable on the more electronegative nitrogen atom than as compared to when the positive charge is present on less electronegative carbon। तो ये बेसिक फैक्ट आप ध्यान रखना। बोलो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। नेगेटिव चार्ज हमेशा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो ये 2 बातें आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं ओरिएंटेशन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे C2C5 पोजीशन के ऊपर तो क्या होता है। अब हम देखेंगे अगर अटैक कर दे इलेक्ट्रोफाइल C3 पोजीशन के ऊपर तो क्या होगा। तो आप देखें, तो ये हमने पायरोल की देखो स्ट्रक्चर बनाई, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और अब की बार हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे। बोलो कहां पे अगर अटैक करवाएं, C3 पे। C3 और C4 भी इक्विवेलेंट है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि C2 एंड C5 पोजीशन आर इक्विवेलेंट, क्या आप अटैक करते हुए चाहे C2 पे दिखा देते चाहे C5 पे, एक ही बात है। सिमिलरली हम यहाँ पे C3 पे अटैक होते हुए दिखाएं इलेक्ट्रोफाइल का, C4 एक ही बात है। तो आपने क्या देखा, देखो जब C2 C3 के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है व्हेन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C3 पोजीशन, C3 की तरफ गए, तो इलेक्ट्रोफाइल को देखो इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट C2 पोजीशन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से अब क्या हुआ, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर उस कार्बन एटम को दे दिया देखो, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन गई। अब इसके बाद और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती। फिर आपके दिमाग में बात आई होगी, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या सर आप ऐसा करें कि देखो पहले तो आप नंबरिंग करके दिखाएं। देखो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4, देखो मैंने आपके कहने से नंबरिंग कर दी। फिर आप ये कहेंगे सर देखो ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आगे 4 और 5 वाला जो डबल बॉन्ड है उसके साथ भी तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। बिल्कुल ठीक बात है कि वो नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो C4 C5 के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, लेकिन आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन C4 और C5 के देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे हम ऐसे शिफ्ट तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ऐसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इधर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ले ले ऐसे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। देखो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, देखो ध्यान दो, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर देखो आगे बना के ऐसे दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब ये पहले बॉन्ड गिन ले, नाइट्रोजन के कितने 1 2 3 4। अगर हम एक बॉन्ड और बना देंगे, देखो इसका पॉजिटिव चार्ज आप कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आने से देखो यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाता, पिछले C4 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन पॉसिबल तो नहीं ये स्ट्रक्चर। बोलो क्यों, बिकॉज इन दैट स्ट्रक्चर द नाइट्रोजन एटम इज पेंटावेलेंट, और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो नहीं सकता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। फिर आप कहेंगे सर ये तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है,
15 के आखिर में 5 मींस नाइट्रोजन के पास तो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम कहेंगे, देखो हमने ये बेसिक चीज आपको बताई थी ना, देखो स्क्रीन पे हम कॉन्जुगेशन लिख रहे हैं कि 1s2 2s2 2p3, और सेकंड शेल में तो एस और पी होता है, इसके अंदर 2d तो होता नहीं। आपने कैसे याद किया था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही चीज होती है, सेकंड शेल में दो चीज होती है एस और पी, थर्ड शेल में 3 सब शेल होती है एसपीडी। तो सेकंड शेल के अंदर डी तो होता नहीं। तो अगर हम वैलेंस शेल को देखो ओपन फॉर्म में लिखे ऐसे, तो देखो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3। तो नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स तो 3 है, इसलिए सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर फोर्थ बॉन्ड बनाएगा तो दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन मींस 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो वही हमने कहा कि देखो दैट स्टेप इज नॉट पॉसिबल, दैट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती। अब कंपैरिजन करते हैं, चलो ओरिएंटेशन के बेसिस पे आपने अब तक क्या सीखा इन बेसिक बातों को जानने के बाद। अब ध्यान से देखें जो हमने अभी बताया था, इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट द C2 एंड द C5 पोजीशन, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड? When the electrophile attack at the C2 or the C5 position, the 3 resonating structure are formed. बोलो कितनी resonating structure बनी? 3. But when the electrophile attack at the C3 position, only 2 resonating structure are possible. Only 2 resonating structure are possible. सिर्फ 2 हैं। तो बोलो कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा ठीक लगी आपको? कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने के बाद कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा? देखो अटैक करने के बाद जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है उसके बाद कार्बन एटम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, मोर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है? कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो C3 के ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, जबकि C2 C5 के ऊपर अटैक करता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the attack of the electrophile will be more favorable position, will be the more favorable position for the incoming electrophile is C2 or the C5 position and not the C3 position. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे आगे जाके कि C3 के ऊपर कब हो सकता है अटैक, इफ द C2 एंड C5 पोजीशन आर ब्लॉक्ड। ब्लॉक का क्या मतलब होता है ब्लॉकिंग का? कि देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऊपर मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, लास्ट स्टेप में आपने देखा था ना, बोलो क्या देखा था? कि जिस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे उसके ऊपर देखो H होना जरूरी है। आप लास्ट स्टेप में देखो मैंने H के ऊपर देखो अभी अभी सर्कल लगाया, ये ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म में H था तो H पॉजिटिव लॉस हुआ ना। देखो लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव होता है ना लॉस, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल लॉस होना होता है। लेकिन लॉस कब होगा वीक इलेक्ट्रोफाइल? जब वहां पे H होगा। तो H अगर C2 पोजीशन के H को हटा के हम कोई और ग्रुप लगा दें, C5 पोजीशन के H को हटा के कोई और ग्रुप लगा दें, तो वो कहलाती है कि हमने उस पोजीशन को ब्लॉक कर दिया। वहां पे अब H बचा ही नहीं, क्योंकि आखिरी स्टेप के अंदर H पॉजिटिव लॉस होने के लिए है ही नहीं, ना C2 के ऊपर H हो ना C5 के ऊपर H हो, तो उसको कहते हैं हमने C2 C5 पोजीशन को ब्लॉक कर दिया। मींस अगर हम C2 C5 को ब्लॉक कर देते हैं और फिर भी अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कंपाउंड के अंदर चलानी पड़े आफ्टर ब्लॉकिंग द C2 एंड C5 पोजीशन इन द पायरोल, देन वेयर द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। वो क्या कि अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा C3 पोजीशन के ऊपर। तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपके आ सकती हैं। सबसे पहले कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन पायरोल, ये आ जाए। उसके बाद तो आप जब अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो अब आपको माइंड में ही रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होते हुए दिखाना, C2 और C5 के ऊपर। फिर एक्सप्लेन करना आ जाए कि व्हाई, या एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल, तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेंगी। आप अटैक होते हुए दिखाएंगे C2 के ऊपर या C5 के ऊपर, और साथ के साथ फिर अटैक होते हुए दिखाएंगे C3 या C4 के ऊपर। फिर कंपैरिजन करेंगे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच, और फिर हम यहां से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि C2 और C5 के ऊपर अटैक होने से तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हुआ आफ्टर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जबकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर C3 पे होता है तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, मींस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका डिस्पर्सल कम हुआ। इसीलिए आपकी जो मोस्ट फेवरेबल पोजीशन मिली फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो C2 और C5 है। सिमिलरली हम आपके जो इसके कोरस्पोंडिंग कंपाउंड हैं पायरोल के साथ, नेक्स्ट बोलो कौन होंगे? वो आपके होंगे, बोलो कौन? वो आपके होंगे नेक्स्ट वन, दीज आर दी थायोफिन एंड द फ्यूरान। उनकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले कंपाउंड की तरफ, दैट इज द फ्यूरान।
तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फ्यूरान। फ्यूरान की स्ट्रक्चर क्या है? वही पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर जिसमें एक हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन। उसी टाइप से ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगा। बेसिक फैक्ट हमने पीछे आपको बता ही दिया था। तो इसीलिए कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कब होगा? जब अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर ले, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा? बड़े ध्यान दे, देखो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, और उस टाइप से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ये इन्वॉल्व करेगा, देखो रेजोनेंस में, और जिसकी वजह से ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरो ऑक्सीजन एटम इन रेजोनेंस, नाउ देयर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज। देखो उसी टाइप से आपने देखा कि जो हेटेरो एटम है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपके C5 पोजीशन या C2 पोजीशन उसके ऊपर आ जाएगा, बोलो कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और साइमल्टेनियसली वो अपने इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, और इस टाइप से नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी जिसमें आपने देखा ऑक्सीजन नाउ एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज and the electrophile now attach on the C5 position, or you can say the C2 position, because both are equivalent. In the last step, that strong electrophile, due to the presence of that strong electrophile, the weak electrophile get lost, वो वहां से निकल जाएगा। किस लिए निकल जाएगा? एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो C और H के बीच के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोबारा से देखो बैक शिफ्ट होंगे। जिस रास्ते पहले मूवमेंट हुई थी उसी रास्ते बैक मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज डिमिनिशेस करना है। देखो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये देखो ये हमने बैक शिफ्ट करवाए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो आगे बैक शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, और इस टाइप से ये हमें मिल गई दोबारा से एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है C5 पोजीशन के ऊपर। तो ये तो हमने आपको बताया इसका मैकेनिज्म। अब जो इसका ओरिएंटेशन है वो हम एक्सप्लेन अब नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो ओरिएंटेशन अभी हमने एक्सप्लेन किया था किस केस में बोलो था, आपके कौन सा केस था वो? पायरोल। तो सेम आंसर रहेगा आपके फ्यूरान के लिए भी ओरिएंटेशन, और सेम आंसर रहेगा आपके थायोफिन के लिए भी। फिलहाल हमने मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया है फ्यूरान का, और नीचे उसी टाइप से मैंने अटैक होते हुए पीछे आपको समझा दिया कि C2 या C5 के ऊपर अटैक करे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, और C3 के ऊपर अटैक करेगा तो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अपना अगला कंपाउंड, दैट इज द थायोफिन। तो थायोफिन हमने लिया इसी टाइप से, देखो उसी टाइप से 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर दी। फिर सल्फर अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व जरूर करेगा टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द एरोमेटिसिटी। तो इसलिए जब सल्फर के लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं आपके रेजोनेंस के अंदर, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, देखो द सल्फर एटम एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड द C5 पोजीशन नाउ एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द presence of that negative charge on the C5 position, it can donate their lone pair electron to the incoming electrophile। देखो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को देखो इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए C5 पोजीशन के ऊपर, ऐसे C2 पोजीशन के ऊपर भी ऐसे ही हो सकता है, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम कैसे दिखा देते? क्लॉकवाइज। अभी हमने दिखाई है मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हुए। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे इजीली अटैक करेगा? C2 और C5 के ऊपर इजीली अटैक कर देता है, और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। और जो लास्ट स्टेप होती है मैकेनिज्म की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था उसी कार्बन के ऊपर से वीक इलेक्ट्रोफाइल अब लॉस होगा। तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो उसी रास्ते इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। देखो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो हमने ये शिफ्ट किए बैक, नेक्स्ट कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो गए, इसलिए C3 C4 के बीच जो है डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट। उसके बाद C2 और सल्फर के बीच के इलेक्ट्रॉन दोबारा सल्फर के पास पहुंच गए, H पॉजिटिव लॉस हुआ, और ये फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिल गई। तो ये तो हुआ कि रिएक्शन का मैकेनिज्म के C2 या C5 के ऊपर अटैक हम कैसे दिखाते हैं। ओरिएंटेशन मींस कि C2 और C5 के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक क्यों करता है, C3 C4 के ऊपर क्यों इजीली नहीं करता, वो कहलाता है उसका ओरिएंटेशन। वो हमने पायरोल में पहले एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फ्यूरान में होना था, सेम ही यहाँ पे क्या होगा बोलो? थायोफिन के अंदर ही, कि अगर हम C2 या C5 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, और C3 के या C4 के ऊपर अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल का तो ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद जो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका डिस्पर्सल कितनी स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है, मींस कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो ये ओरिएंटेशन कहलाता है। तो मींस ओरिएंटेशन जो है आपके 3 कंपाउंड का, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन का बिल्कुल एक जैसा होगा।
इसलिए जो हमने पायरोल में एक्सप्लेनेशन दी सेम आपकी फ्यूरान और थायोफिन में रहेगी। इसी के साथ हम ले लेते हैं अपना अगला कंपाउंड, दैट इज द इंडोल। इंडोल कैसी स्ट्रक्चर है? इंडोल एक ऐसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिंग पार्ट। वन इज द पायरोल रिंग पार्ट, देखो ये पायरोल रिंग पार्ट हमने देखो ले लिया, और सेकंड इज द बेंजीन रिंग पार्ट। इसके अंदर दो रिंग पार्ट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इन शब्दों को हम यूज भी करेंगे। we will use these two part, that is the indole has the pyrrole ring part, other is the benzene ring part। इन दो शब्दों को आमतौर पे यूज किया जाएगा। अब हुआ क्या देखो यहाँ पे, क्योंकि आप ये बताएं क्या ये अभी आपको एरोमेटिक दिख रहा है? नो, ये एरोमेटिक कैसे बनता? बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। तो जब ये नाइट्रोजन, देखो एक चीज और ध्यान दे, ये बेंजीन रिंग है ना, देखो बेंजीन रिंग ये अपने आप में एरोमेटिक है, अलग रिंग है, क्योंकि इसमें डबल सिंगल दैट इज अ बेंजीन रिंग, दैट इज सेपरेटली ए कंप्लीट स्टेबल पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट बन गया पायरोल रिंग पार्ट, अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जब अपने देखो लोन पेयर देखो डोनेट करेगा, देखो इस टाइप से ध्यान दें। सो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरो नाइट्रोजन एटम इन रेजोनेंस, नाउ देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज। लेकिन यहाँ पे देखो जब इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी, उसके बाद जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो अब डोनेट किए, डोनेट करने के बाद देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए C2 कार्बन की तरफ, C2 कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, C2 C3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन आगे हमने देखो ऐसे शिफ्ट कर दिए C3 के पास, और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन गई। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनी, अब इस स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा बोलो मैकेनिज्म के अंदर, तो कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया C3 कार्बन के थ्रू, देखो हमने अटैक होते हुए दिखा दिया। C3 कार्बन वाले के पास, C3 कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक हो गया। क्वेश्चन ये उठता है अब यहाँ पे आपके दिमाग में कि जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की हम फर्दर मूवमेंट दिखा रहे थे पायरोल में, फ्यूरान में, थायोफिन में, इस इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट हमने क्यों नहीं दिखाई? देखो इसलिए नहीं दिखाई, बोलो हर कंपाउंड क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो मीन्स अभी मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया कि इसके अंदर दो पार्ट है, वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट, ये अपने आप में एरोमेटिक है, ये रिंग पार्ट एरोमेटिक है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर मूवमेंट दिखा देते, देखो कैसे दिखाते, अभी देखो दिखा के दिखाते हैं आप, अब ध्यान देना। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखो मैं ऐसे दिखा देता, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक ना करवा के देखो ये आगे जाते, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो फिर क्या करते इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखो यहाँ पे दिखाते, और फिर ये जा सकते थे बोलो कहां पे? C6 पोजीशन के ऊपर। लेकिन ऐसा होता तो क्या होता, जो बेंजीन रिंग पार्ट है जो कंप्लीट एरोमेटिक अपने आप में, अभी उसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती। तो इट मींस आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां पे करेगा अटैक? इस टाइप से उस पोजीशन के थ्रू हम हमेशा अटैक करवाते हैं, ताकि उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मींस आपका जो ये पार्ट था पायरोल रिंग पार्ट, इसी पायरोल रिंग पार्ट के अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, आपके बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे अटैक करते ही बेंजीन रिंग पार्ट जो है उसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए अटैक तो होगा आपके पायरोल रिंग पार्ट के ऊपर, लेकिन अब क्वेश्चन उठता था कि पायरोल रिंग पार्ट में कहां? तो जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, तो मूवमेंट करने के बाद आपने क्या देखा, बोलो वो कौन सी मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहुंच सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो पार्ट है, उसकी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय किए बिना, उसकी एरोमेटिसिटी ताकि बनी रहे, तो वो मैक्सिमम पोजीशन जहां तक इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट में जा सकते थे, वो क्या? वो सिर्फ C3 पोजीशन है। तो इसलिए C3 पोजीशन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए C3 के थ्रू ही इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए और आपकी ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन गई। अब आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट हमने क्यों नहीं करवाई। अब आपके इलेक्ट्रोफाइल का देखो अटैक हो गया, C3 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है। आखिरी स्टेप क्या होती है मैकेनिज्म की? The electrophilic substitution reactions are those reaction in which a strong electrophile always replaces the weak electrophile। तो आप ये देखें क्या C3 पोजीशन के ऊपर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल आपका पहले से प्रेजेंट है? बिल्कुल है। कौन है वो? कौन होता है वो? H ही होता है। तो क्या H प्रेजेंट है यहाँ पे? बिल्कुल है। आपके कार्बन के 3 बॉन्ड थे, एक H ही है। तो C और H के बीच के देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दे गेट्स बैक शिफ्टेड, देखो दोबारा आएंगे, देखो कार्बन की तरफ, नेक्स्ट कार्बन की तरफ, क्योंकि यहां से H जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर शिफ्ट किए, और इस टाइप से देखो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गए तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से देखो फिनिश हो गया, H पॉजिटिव लॉस हो गया, और इस टाइप से फाइनल स्ट्रक्चर आपकी बन गई। तो इस टाइप से आपने देखा इंडोल के केस के अंदर तो बड़ा क्लियर है
क्या क्लियर है कि जो अटैक होगा वो सिर्फ आपके पायरोल रिंग पार्ट के ऊपर ही होगा, आपके दूसरे पार्ट पे अटैक करने से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये माइंड में आपको बिल्कुल अच्छे से बिठा लेनी है ये बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे अटैक कहाँ पे करे, पायरोल रिंग पार्ट में भी, क्योंकि इसमें तो दो पोजीशन हो गए, C2 पोजीशन भी है, C3 भी है, तो C2 के ऊपर अटैक नहीं होगा, C3 के ऊपर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पे आपकी पहुंच जाती है, C3 पोजीशन के ऊपर। दैट इज द रीजन कि ये इसका ओरिएंटेशन है कि आपका अटैक कहां पे होगा, इसका अटैक होगा सिर्फ और सिर्फ कहां पे, C3 पोजीशन के ऊपर। लेकिन अब क्वेश्चन वही आ गया, देखो जैसे हमने पीछे पायरोल के केस में बताया था, इफ द C3 पोजीशन इज ब्लॉक्ड, मींस ब्लॉकिंग का क्या मतलब था कि देखो जैसे आपने देखा था लास्ट स्टेप के अंदर C3 पोजीशन के ऊपर देखो एक H का होना जरूरी था, देखो ये जो H, देखो ये रहा H, ये H का होना जरूरी है, तभी तो H पॉजिटिव लॉस हुआ। अगर यहाँ पे H ना होता तो उसी को तो कहते हैं ब्लॉकिंग। H ना होके कोई और ग्रुप हो जाए, कोई और ग्रुप, तो कोई और ग्रुप है वो तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह लॉस होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, तो उस वक्त जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, कब, when the C3 position is blocked, when the C3 position is blocked, then that is the only condition when the electrophile will attack at the C2 position। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो साइड तो आपने ब्लॉक कर दी, वहां पे तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता। अगर अटैक कर भी दिया, आप कहेंगे कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, अब फर्दर तो लास्ट में वीक इलेक्ट्रोफाइल आपका लॉस हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि है ही नहीं वहां पे वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रक्चर बनी और दोबारा से वो बॉन्ड क्लीवेज होगा आपके कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के बीच का, एंड सो ऑन, दोबारा वही ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो अटैक सिर्फ कहां पे होगा फिर, C2 पे। तो व्हेन C3 पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द C2 पोजीशन। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं पिरिडिन को। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडिन। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि पिरिडिन के अंदर रिएक्शन कहां चलेगी। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें, देखो पीछे, कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर C2 पोजीशन भी ब्लॉक हो जाए, देखो इंडोल में, ये चीज और बता दें आपको, और C3 पोजीशन भी ब्लॉक हो जाए, दोनों ही ब्लॉक्ड हैं, फिर उस वक्त कहां पे होगा अटैक, फिर आपके बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर होगा अटैक। और भी होंगे कई ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, वो हम आपको आज के लेक्चर में नहीं करवाएंगे। देखो जितने भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे हम सिर्फ इससे अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ही बातें फिलहाल देख रहे हैं मेनली, एक तो मैकेनिज्म of electrophilic substitution reaction in these different heterocyclic compound and along with their orientation, सिर्फ orientation। ये ब्लॉकिंग हो गई नहीं हो गई ये बातें तो हम वैसे ही आपको साथ के साथ बता रहे हैं, इनकी फुल डिटेल चलेगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडिन का मैकेनिज्म। तो पिरिडिन की देखो स्ट्रक्चर बना दे, दिखने में पिरिडिन आपके बेंजीन रिंग जैसा होता है, जिसमें एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है, दैट इज अ नाइट्रोजन। अगर हम पूरे बेंजीन रिंग में किसी भी एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन एटम लगा देते हैं तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है पिरिडिन। तो हमने पिरिडिन की देखो स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। अब क्वेश्चन आया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कहां पे अटैक हो। तो देखो बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं यहाँ पे। एक तो बेसिक बात ये है कि जो आपका पिरिडिन है इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम आ गया, हेटेरो एटम आ गया, जो कि कार्बन के कंपैरिजन में बोलो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ज्यादा। हमने पीछे भी बताया था कि ये जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्या ये कंपाउंड पहले से एरोमेटिक है, या इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनको भी रेजोनेंस में हम इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि पायरोल में करते थे, फ्यूरान में करते थे, थायफिन में करते थे। क्यों करते थे उसमें, क्योंकि आपके लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही वो कंपाउंड स्टेबल होते थे, तभी उनके अंदर एरोमेटिसिटी आती थी। लेकिन पिरिडिन में ऐसा नहीं है। पिरिडिन के अंदर पहले से ही देखो डबल सिंगल 3 पाई बॉन्ड है, मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, और इसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी है। इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरो नाइट्रोजन एटम। अब क्या करें, अब देखो लोन पेयर तो इसके इजीली इन्वॉल्व होंगे नहीं, उसको इन्वॉल्व करवाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो अब नाइट्रोजन कैसा इफेक्ट दिखाए, ये दिखाएगा अपना नेगेटिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, नाइट्रोजन जहां पे प्रेजेंट है उससे अगले जो देखो, माइनस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है।
तो क्या होगा इसमें, जो नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर भी दिख रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से ज्यादा छीन लेगा बोलो। वो देखो अगर हम नंबरिंग करें इसकी तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 हमने नंबरिंग कर दी। तो जो C2 और C6 पोजीशन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ध्यान देना, C3 C5 भी इक्विवेलेंट है और बच गई एक C4। तो आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा हुआ, C2 और C6 पे, एज कंपेयर टू द C3 और C5। क्लियर हो गया इतना। तो इसलिए क्या होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करे। तो इतनी बात तो आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया कि इसका माइनस आई इफेक्ट चलेगा नाइट्रोजन का। तो माइनस आई इफेक्ट चलने से क्या होगा, नाइट्रोजन जो C2 और C6 पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी क्या कर देगा, डिक्रीज अपने माइनस आई इफेक्ट से एज कंपेयर टू एट द C3 और C5। इसीलिए क्या होगा, C3 C5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा भी बची हुई है एज कंपेयर टू द C2 और C6। इसीलिए क्या होगा बोलो, यहाँ पे जो C3 पोजीशन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। तो मैं अभी तक मैंने क्या बताया कि द माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम द C2 पोजीशन एज कंपेयर टू फ्रॉम द C3 पोजीशन। इसीलिए क्या होगा, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द C3 पोजीशन। देखो हमने दिखाया C2 और C3 के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हमने उस C3 की तरफ देखो शिफ्ट होते हुए दिखाए, क्योंकि हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होते हुए दिखाने थे ना, लेकिन उससे पहले माइंड में बात आनी भी तो चाहिए कि वहां पे ही क्यों। तो हमने थोड़ा आपका बेस बना दिया कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। तो C2 और C3 के बीच के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड द C3 कार्बन। उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा देखो नेगेटिव चार्ज, ऐसे देखो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने के बाद, और ये साइमल्टेनियसली अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, देखो इस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। तो मींस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो हम ये एरो दिखाते हैं, देखो ये जो एरो दिखाते हैं, एरो की मूवमेंट प्रॉपर दिखाना। अगर पीछे भी मैंने गलती से कोई एरो गलत लगा दिया तो आप उसको जरूर ठीक कर लेना। बोलो क्या गलती है यहाँ पे, ये जो एरो का हेड है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होना चाहिए। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा ही जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ना कि पॉजिटिव चार्ज की। तो देखो C2 C3 के बीच के दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C3 कार्बन, और C3 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन अब डोनेट किए जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये एरो जो मैंने लगाया दैट इज द करेक्ट वन। तो वो मिस प्रिंटिंग हो गई थी तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। तो इसके बाद देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई जिसमें C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल को हमने अटैच होते हुए दिखा दिया C3 कार्बन के ऊपर। अब बोलो लास्ट स्टेप क्या होती है, लास्ट स्टेप वही कॉमन कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वहां पे कोई अटैच हो गया जिसको ई से रिप्रेजेंट किया, और उसी कार्बन के ऊपर से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा लॉस, और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो हमें डिमिनिश करना होता है लास्ट स्टेप के अंदर। तो देखो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आखिरी स्टेप के अंदर जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हमें डिमिनिश करना होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो CH बॉन्ड के हमने देखो शिफ्ट किए, H पॉजिटिव का लॉस हुआ और इस स्टेप से फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। तो ये था इसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine का मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस C3 के ऊपर ये अटैक क्यों हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, C2 पे क्यों नहीं। तो इसके लिए जैसे आपने पायरोल में सीखा था, अब हमें ड्रा करनी पड़ेंगी इनकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना हमारा अगला पॉइंट अबाउट द pyridine के व्हाट इज द कॉज ऑफ ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine। कहां पे हुआ अटैक, सबसे पहले अटैक करके दिखाते हैं, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन ही कर दिया C3 पोजीशन के ऊपर, लेकिन हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रा नहीं की थी, अब वो हमें ड्रा करनी पड़ेगी। देखो हमने ये pyridine की स्ट्रक्चर ड्रा की, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी कर दी, ये हमने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट भी कर दिया C3 के ऊपर, ये इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया, और ये हम अटैक होते हुए दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही दिखाएंगे, दोबारा से आप ये ध्यान रखना, ये हमने करेक्शन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने अटैक कर दिया, अब C2 पोजीशन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फर्दर अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या देखा जाता है कि वो कार्बन एटम जिसपे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आप ये देखें कि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है क्या वो किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, बिल्कुल है। जो नाइट्रोजन जिसको नंबर 1 कहा और जो C6 कार्बन था, उनके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के देखो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द बोलोकॉन, उस कार्बन की तरफ विच ऑलरेडी हैव नाउ द पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, अब वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज C6 कार्बन के ऊपर। अब फिर से देखें
क्या ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या ये किसी और डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? बिल्कुल है, C4 C5 के बीच, क्योंकि ये C4 पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? C5। अब स्टार्टिंग में हमने आपको नंबरिंग कर ही दी थी। तो C4 C5 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट हो जाएंगे उस कार्बन की तरफ जहां पे पॉजिटिव चार्ज, देखो हमने शिफ्ट किया। अब C4 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बोलो, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि C4 और C5 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये शिफ्ट किए, देखो आगे हमने, तो देखो C5 का इलेक्ट्रॉन तो देखो C5 का ही रहा, और C4 वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल चुका है? इस C6 कार्बन को मिल चुका है। तो C4 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना के यहाँ पे दिखा दी। जब pyridine के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमने कहाँ पे दिखाया? C3 पोजीशन के ऊपर। अब इसके बाद हम दिखाएंगे अगर अटैक कहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, क्या इसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर दिखी आपको इसमें जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया? नो, none of the structure has the positive charge on the more electronegation nitrogen atom. That is very favorable position. क्योंकि अगर नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं। तो मीन C3 पोजीशन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो एक अच्छी बात रही कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के कहां पे? C2 पोजीशन के ऊपर। तो देखो C2 के ऊपर ये हमने pyridine की उसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाई, नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, ताकि हमें नंबरिंग से पता चलता है कि अभी हमने अटैक करवाया था, बोलो कहां पे? C3 की तरफ। अब C2 और C3 के बीच में देखो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब हम इनको शिफ्ट करेंगे C2 की तरफ, क्योंकि अब हमें अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, बोलो कहां पे? आपके C2 पोजीशन के थ्रू। देखो हमने एरो फिर से ठीक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, C3 कार्बन के ऊपर आपका कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो नेक्स्ट कैसे बन सकती, कब बनती? वही कंडीशन कि आपका जो C3 वाला कार्बन है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये जो C4 और C5 कार्बन, इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है उसके साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो इसलिए C4 और C5 के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द C3 कार्बन। देखो हमने शिफ्ट कर दिए, और ऐसा करने से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई जिसमें क्या हुआ? C5 कार्बन के ऊपर आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द C5 कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? क्या अब ये दोबारा से प्रेजेंट है? ऑल्टरनेटिव बिल्कुल है। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें आप, तो यहाँ पे जो ये C6 कार्बन था और नाइट्रोजन था, इसके बीच के देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C5 कार्बन एटम, और उस टाइप से वहां पे डबल बॉन्ड और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया? इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, which is very unfavorable condition. Means the positive charge is less stable on the more electronegative atom like the nitrogen here. क्योंकि इस रिंग के अंदर दो ही तरह के तो एटम है, एक तो नाइट्रोजन और एक कार्बन। तो पूरे रिंग में 5 तो कार्बन है और एक ही नाइट्रोजन था, दैट इज द हेटेरो एटम, एंड दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसलिए आपके पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था तो ज्यादा स्टेबल था, अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया तो लेस स्टेबल। तो आपने क्या देखा? व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक at the C2 position, then the 3 resonating structure are formed, but one resonating structure is like that structure in which the nitrogen atom acquires the positive charge. So that is very least stable structure. तो इसलिए C3 के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल ने ऊपर अटैक किया था तो आपने देखा था तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं। लेकिन जब C2 के ऊपर अटैक किया तो सिर्फ जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ दो ही हैं। C3 के ऊपर अटैक हुआ था, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कितनी थी? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी थी? 3। और यहाँ पे मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? सिर्फ 2 मोर स्टेबल हैं। एक तो वेरी वेरी लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो किसमें ज्यादा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया C3 पोजीशन के ऊपर। इसलिए मोर फेवरेबल जो पोजीशन है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने की pyridine के अंदर, वो C3 पोजीशन है और वो C2 पोजीशन नहीं है। C3 कह दो, C5 कह दो, मैंने पहले बताया था बोथारिक्लेंट। तो मींस आपके pyridine के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो C3 पोजीशन पे अटैक करेगा, C5 पे, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट, और C2 C6 पे अटैक नहीं करेगा। तो हेंस प्रूव्ड हमने प्रूव कर दिया। देखो हमने लिखा भी यहाँ पे राइट में, देखें कि वन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज अ least stable structure is that structure in which the nitrogen atom, which is the more electronegative atom, acquire the positive charge, जो C2 के ऊपर अटैक करने से बनती है। इसलिए हमने क्या कंक्लूजन लिख दिया देखो ऊपर, hence we can say that the electrophilic substitution reaction in pyridine will occur more easily at the C3 or the C5 position and not at the C2 or the C6 position.
तो ये तो हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine के अंदर। लेकिन साथ के साथ हम हमारा अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine। देखो pyridine के अंदर दोनों रिएक्शन चलती हैं। आपने पीछे देखा था पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, आपने ध्यान दिया था ना, वहां पे हमने एक ही रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि वहां पे चलती ही वही है रिएक्शन। pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी चलती है और साथ के साथ अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसमें चलती है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, ध्यान देना आप यहाँ पे, अभी हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। तो माइनस आई इफेक्ट से ये जो रिंग पार्ट है इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो इस रिंग पार्ट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो गई तो उसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? कम होने का मतलब इस रिंग पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब उस रिंग पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव अटैक करेगा। नेगेटिव कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है इस रिंग के ऊपर। तो जो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट है, उस माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो रिंग पार्ट है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। क्वेश्चन ये कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि नाइट्रोजन जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट जब शो करेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से छीनेगा बोलो? माइनस आई इफेक्ट से। जो उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन एटम है वो कौन है? C2 और C6। तो C2 और C6 से नाइट्रोजन अपने माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है टू ए लार्जर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द अदर पोजीशन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो गई C2 C6 के ऊपर, वहीं पे तो करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो अब अभी आपने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल तो कहां अटैक करता था? C3 के ऊपर, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? C2 या C6 के ऊपर, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। C2 कह दो, C6 कह दो, एक ही बात है। अब हम करते हैं इसके अटैक के बारे में कि जो माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन एटम है, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम द C2 पोजीशन देन द C3 पोजीशन, सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजीली एट द C2 ओब्लिक में C6 पोजीशन। देखो ये इस टाइप से दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो नाइट्रोजन ने देखो क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट ऐसे करते हैं, हमने दिखाया। क्योंकि हम अब मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे तो मैकेनिज्म कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ ले लिए, पिछले जो कार्बन है C2 कार्बन, उसके ऊपर देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल देखो अपने इलेक्ट्रॉन देखो उसको दे देगा C2 कार्बन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था ही, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, देखो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक लोन पेयर और बन गया, और पीछे अटैक कौन कर गया था? न्यूक्लियोफाइल। अब जो लास्ट स्टेप क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की भी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा लास्ट स्टेप के अंदर। तो कौन होगा बोलो वो रिलीज? हाइड्राइड आयन। कार्बन और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ये H लेके चला जाएगा, H नेगेटिव देखो लॉस होगा यहाँ से। वो क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा डोनेट किए और ये H नेगेटिव देखो इस टाइप से निकल गया, और ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। तो ये था मैकेनिज्म किस चीज का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine के बारे में। अब हम देखते हैं क्या है बोलो, ओरिएंटेशन, कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो आपके C2 पोजीशन के ऊपर ही क्यों हुआ, वो C3 के ऊपर क्यों नहीं हुआ। तो हम देखते हैं अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एट द C2 पोजीशन पहले, क्योंकि यही तो मोर फेवरेबल पोजीशन थी। ये pyridine हमने नंबरिंग की, उसके बाद देखो अटैक होते हुए दिखाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन अपनी तरफ क्या कर ली? अट्रैक्ट। C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की C2 पोजीशन के ऊपर, और ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई। और उसके बाद अब हम देखेंगे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए। अब आप ये देखें, बेसिक चीज तो वही रहने वाली है ना, बोलो क्या? कि रेजोनेंस कब चलती है, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल कैसे हो। तो मींस कोई भी एटम जिसके पास चाहे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे पीछे स्ट्रक्चर में हम देखते थे, या नेगेटिव चार्ज है, वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ, कौन से डबल बॉन्ड के साथ? देखो ये जो C5 और C6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो होगा क्या? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट करेगा C6 कार्बन की तरफ देखो, और C6 और C5 कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड द C5 पोजीशन। C5 के ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मिस नेगेटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हो गया। इसके बाद अब आगे क्या करें?
अब आप ये देखें वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आ गया है, जो कि C5 पोजीशन है, देखो C6 थी, ये C5 है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पोजीशन लिखें तो ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 ऐसे था। अब आप ये देखें कि C5 कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या वो किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट? बिल्कुल, C3 C4 के बीच। इसीलिए तो ये कार्बन C5 वाला कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन एटम नंबर 4। देखो ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नंबर 4 क्या 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए C3 C4 के बीच के 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C3 पोजीशन। इस टाइप से C3 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनती हुई देखी। इनके अंदर आपने एक स्ट्रक्चर ऐसी भी देखी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी? ज्यादा स्टेबल, क्योंकि हमने पीछे अभी तो सीखा था कि द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, while the positive charge is more stable on less electronegative carbon atom। तो अब हम देखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट, बोलो कहां पे? C3 पोजीशन के ऊपर। लेकिन ये लाइन देखो हमने लिख दी कि वन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज द there is a more stable structure in which the negative charge is present on the more electronegative nitrogen atom, that is the, देखो ये फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई। अब देखते हैं कि ऐसी कोई मोर स्टेबल स्ट्रक्चर तब भी बनती है जब C3 के ऊपर अटैक हो। न्यूक्लियोफाइल का कहां पे अटैक हो? C3 पोजीशन पे। तो ये हमने बनाई pyridine की स्ट्रक्चर नंबरिंग उसी टाइप से जल्दी से हमने कर दी, और ये हमने C2 पोजीशन की तरफ बोलो हमने क्या करते हुए दिखाया। देखो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक बोलो कहां पे दिखाएंगे? C3 पोजीशन के ऊपर, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमने किधर कर दी? C2 कार्बन की तरफ कर दी हमने। अटैक कहां पे हो गया? C3 के ऊपर। देखो तो C2 कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब क्या करें आगे? अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें वही देखना है, क्या ये जो कार्बन है C2 कार्बन, अगर हम नंबरिंग करें, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या ये किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है? बिल्कुल है, जो नाइट्रोजन और C6 कार्बन के बीच है। तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट कैसे हो? जब C2 कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज देखो ऐसे डोनेट कर दे, किधर कर दे? C6 कार्बन के पास अपने चले जाएंगे आगे इलेक्ट्रॉन। तो C6 कार्बन पे आ गया देखो नेगेटिव चार्ज। अब जो C6 कार्बन आप दोबारा से देखें, क्या ये किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है? बिल्कुल है, देखो C4 और C5 के बीच। तो ये C6 कार्बन वाला अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा C5 कार्बन की तरफ, C5 के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। आप ये कहेंगे 5 कैसे हो जाएंगे? देखो अब ध्यान दे, 1 2 3 बॉन्ड है पहले से, एक H लगा हुआ है पहले से, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो 4 बॉन्ड पहले से हैं C5 के। अब ये जो C6 वाले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जब डोनेट करेगा C5 की तरफ, वहां पे डबल बॉन्ड तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए शिफ्ट करने जरूरी। C4 C5 के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए टुवर्ड द कार्बन एटम नंबर 4। तो कार्बन एटम नंबर 4 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनती हुई देखी। तो आप ये बताएं, क्या इनमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर है स्टेबल जो ऊपर जब C2 के ऊपर अटैक हुआ था न्यूक्लियोफाइल का तब बनी थी? मींस कैसी स्ट्रक्चर जिसमें आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया हो? नेगेटिव चार्ज। नहीं, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। Means none of the structure has the negative charge on the more electronegative nitrogen atom when the nucleophile attack at the C3 position। तो C3 पोजीशन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनी जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हो, जो थोड़ी ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, ऐसा कोई नहीं। तो बोलो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? C2 के ऊपर अटैक तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, C3 के ऊपर अटैक तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, वो तो इक्वल है। लेकिन जब C2 के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो एक मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि C3 के ऊपर अटैक करने के बाद नहीं बनती। इसीलिए जो मोर फेवरेबल कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की, वो C2 पोजीशन है, ना कि C3 पोजीशन। इसलिए द न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine विल टेक्स प्लेस मोर इजीली एट द, बोलो कहां पे कौन सी पोजीशन के ऊपर मोर इजीली अटैक करता है? वो एट द C2 और द C6 पोजीशन एज कंपेयर टू द C3 और द C5 पोजीशन। तो ये हमने पढ़ा pyridine के बारे में। pyridine के हमने दोनों रिएक्शन स्टडी की, दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, और दोनों ही रिएक्शन का हमने ओरिएंटेशन देखा। और दोनों रिएक्शन कौन थी? पहले तो हमने देखा था pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था C3 पोजीशन के ऊपर, उसका ओरिएंटेशन भी हमने प्रूव किया, ओरिएंटेशन भी देखा। ऐसे ही यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine के बारे में। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अपना कंपाउंड, दैट इज द क्यूनोलिन।
अब क्विनोलिन की स्ट्रक्चर देखो हमने बना दी, इसमें भी 2 रिंग पार्ट, आप ध्यान देना आपके किसकी तरह, जैसे कि आपने पायरोल में देखा था, आपके इंडोल में देखा था जिसमें 2 रिंग पार्ट थे, एक तो पायरोल रिंग पार्ट, दूसरा बेंजीन रिंग पार्ट। सिमिलरली हियर वन इज द pyridine रिंग पार्ट एंड अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट इन द क्विनोलिन। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, और जब इसका मैकेनिज्म में जो रिएक्शन चलती है तो उसी टाइप से देखें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, ब्रिज कार्बन एटम की नंबरिंग बाद में होती है, तो 5 6 7 8 और फिर 9 10। इसके बाद देखो ये न्यूक्लियो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम करते हुए दिखाएंगे। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे आ गई कि जो माइनस आई इफेक्ट है नाइट्रोजन एटम का। देखो कंपाउंड पहले ध्यान दे, इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक, पहले बेसिक बात बता दे, इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट के बिना ही ऑलरेडी एरोमेटिक है। इसके पास पहले से देखो 5 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 5 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी है। तो ये पहले से एरोमेटिक है, पहले से स्टेबल है। तो फिर क्या होगा, अब नाइट्रोजन चलाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट। सो द माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम द pyridine रिंग पार्ट। देखो यहाँ पे 2 है, तो pyridine रिंग पार्ट भी एरोमेटिक है, ध्यान दो अपने आप में अलग से एरोमेटिक है। देखो जिसके ऊपर मैंने अभी सर्कल लगाया, दैट pyridine रिंग पार्ट इज ऑलरेडी एरोमेटिक इन इटसेल्फ, अपने आप में एरोमेटिक है वो। और जो दूसरा है आपका बेंजीन रिंग पार्ट, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक इन इटसेल्फ, अपने आप में एरोमेटिक है। क्लियर हो गया इतना? तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे चले तो हमने ये देखा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर है दोनों एरोमेटिक। उसके बाद हमने ये देखा कि अब ये बताओ किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और किस में कम। अभी हमने जैसे ये लाइन यहाँ पे लिखी कि जो माइनस आई इफेक्ट है नाइट्रोजन का, वो जो pyridine रिंग पार्ट है, देखो ये पहले वाला जो रिंग पार्ट है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बोलो कौन से रिंग पार्ट में, बेंजीन रिंग पार्ट या pyridine रिंग पार्ट? मैं बार बार बोल रहा हूँ रिंग पार्ट मींस इसके अंदर 2 रिंग हैं, तो हम बोलेंगे pyridine रिंग पार्ट और दूसरे को बोलेंगे बेंजीन रिंग पार्ट। तो pyridine रिंग पार्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है टू ए लार्जर एक्सटेंट, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर अटैक करेगा, और वहां पे भी कहां पे अटैक करेगा, एट द C5 और द C8 पोजीशन। तो ये C5 पोजीशन है देखो जो टॉप के ऊपर दिख रही, और ये जो C8 है देखो नीचे दिख रही, यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक। वो हम एक्सप्लेन भी करेंगे अभी ओरिएंटेशन के थ्रू की वहीं पर क्यों। लेकिन पहले हमने ये दिमाग में रखा कि C5 C8 के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर ये अटैक करेगा। उसका रीजन तो क्लियर है कि क्यों करेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के द्वारा जो नाइट्रोजन एटम है आपके pyridine रिंग पार्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है टू ए लार्जर एक्सटेंट। तो ये हमने अटैक होते दिखाया। सबसे पहले हम अटैक होते दिखा देते हैं C5 के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर से भी जो मोर फेवरेबल जो कंडीशन है C5 है या C8 वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम किसी एक पोजीशन के थ्रू मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो C5 की तरफ दोनों पाई इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी गई। तो उससे क्या हुआ, C5 के ऊपर देखो इलेक्ट्रोफाइल लग गया, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी वहां पे अटैच होना जरूरी है। जो है वहां पे वो कार्बन जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ उसी के ऊपर एक H भी है, और जो दूसरा कार्बन था C6, क्योंकि C5 और C6 के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे आपके किधर, C5 की तरफ, तो C6 के ऊपर तो देखो पॉजिटिव चार्ज है। एरोमेटिसिटी फिर से मेंटेन करनी है तो H पॉजिटिव लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, टू अगेन मेंटेन द एरोमेटिसिटी। तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट हो गए C6 कार्बन की तरफ, देखो दोबारा से वहां डबल बॉन्ड बन गया, और इस टाइप से मैकेनिज्म कंप्लीट। लेकिन अब हमें तो देखना ओरिएंटेशन है। बोलो क्या देखना है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या प्रूव करेंगे कि जो अटैक हुआ वो C5 और C8 के ऊपर ही क्यों होता है। जो दूसरी पोजीशन बच गई, देखो जो बेंजीन रिंग पार्ट उसमें पोजीशन और भी तो है जहां पे अटैक हो सकता है। देखो ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर तो ये रिएक्शन चलेगी नहीं, बताओ क्यों, सोचो बताओ किस लिए। इसलिए कि अभी तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्या डेफिनेशन है, कि द रिएक्शन in which a strong electrophile replaces the weak electrophile is called as the electrophilic substitution reaction। फिर मैंने अभी आपसे पूछा था C9 और C10 के ऊपर क्यों नहीं। अब ध्यान से देखे, C9 के बॉन्ड काउंट करें आप, देखो C9 के बॉन्ड काउंट करेंगे तो देखो 2 बॉन्ड तो देखो ये हो गए, देखो यहाँ पे बीच में जो डबल बॉन्ड है रिंग के दोनों रिंगों के बीच हो गए 2, और एक C5 के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक C4 के बीच। तो कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड कार्बन के साथ ही बन गए। मीन्स C9 के ऊपर कोई H नहीं, C10 के ऊपर भी कोई भी H नहीं है, मीन्स कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं। तो फिर
जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या पूरी हो पाएगी? नहीं। तो बच गई कौन सी पोजीशन? पोजीशन नंबर 5, 6, 7 और 8। हम ये कह रहे हैं C5 C8 के ऊपर ही चलेगी। मोर फेवरेबल पोजीशन है C6 C7, आपकी मोर फेवरेबल नहीं है। तो उसी को प्रूव करने के लिए तो हमने ये हेडिंग बनाई। उसी को तो कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अपने आप को ओरिएंट करेगा, कहां पे जाके अटैक करेगा। तो कहां पे करेगा अटैक? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? C5 C8 पे है। उसको प्रूव कैसे करें? अब करेंगे हम प्रूव। तो देखो ये हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होते दिखाएंगे। C5 पे दिखा दो। देखो C5 के ऊपर हमने क्या किया, देखो वही नंबरिंग कर देते हैं पहले तो। उसके बाद देखो पहली स्टेप तो वही कॉमन जैसे ऊपर आपको सिखा दी थी। C5 और C6 के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C5 कार्बन। नाउ दैट C5 कार्बन हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। नाउ द C6 कार्बन एटम एक्वायर द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ ये कार्बन जो C6 कार्बन है जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोलो कौन सा कार्बन है? ये C6 कार्बन। तो ये क्या किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है? बिल्कुल है। बोलो कौन से? देखो ये C7 और C8 वाले जो कार्बन है इनके साथ। तो क्या होगा? C7 C8 के बीच के जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द, बोलो क्या? C6 कार्बन की तरफ। देखो हमने शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये हमने शिफ्ट कर दी। देखो यहाँ पे ये हमने कर दी शिफ्ट, कर दी शिफ्ट हमने। तो बोलो क्या हुआ? C8 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? देखो पॉजिटिव चार्ज। बोलो कैसा चार्ज आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अब क्या करें? अब फिर से देखो, देखो ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है? बिल्कुल है। बोलो कौन है वो है C9 और C10। क्या करें? C9 और C10 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो ये शिफ्ट कर दिए दोबारा से। बोलो किधर? इस कार्बन की तरफ जो C8 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज था। ऐसा करने से क्या हुआ? जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कर दिए तो C8 और C10 के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा और C9 के ऊपर आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम नंबरिंग करें तो देखो ये C1 था, ये C2, ये C3, ये C4। अब बताएं वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, क्या वो किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट? बिल्कुल है। C3 और C4 के बीच। तो C3 C4 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स द, बोलो कौन? उस कार्बन की तरफ विच ऑलरेडी हैव नाउ द पॉजिटिव चार्ज। तो जिससे क्या होगा? आपके जो C9 कार्बन है, बोलो कौन था ये? C9। तो C9 और C4 के बीच तो डबल बॉन्ड बन गया और C3 के ऊपर आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बोलो अब किसके ऊपर आ चुका है? C3 कार्बन के ऊपर। अब बताएं क्या ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट? बिल्कुल है। नाइट्रोजन और C2 के बीच देखो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो किसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। दिस इज नॉट द मोर फेवरेबल पोजीशन, दिस इज नॉट द मोर फेवरेबल मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने पीछे बताया, कितनी बार हमने इस चीज को यूज किया आज के लेक्चर में, कि द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, सो दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर here formed is less stable। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे? C5 की बजाय C8 के ऊपर देखेंगे। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दे लें, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो कितनी बनी? यहाँ पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो जो बनी है ना, दीज आर टोटल 5, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। इसमें से 4 ज्यादा स्टेबल हैं और एक आपकी कम स्टेबल है। पहली चीज तो ये, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहली चीज तो ये ध्यान रखें, अपने दिमाग में बिठा लेना इन चीज को आप। दूसरी चीज और, आप ये बताओ कि एरोमेटिसिटी कितने रिंग में मेंटेन रही? तो देखो जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, देखो स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें पीरियडिन रिंग पार्ट के अंदर एरोमेटिसिटी, देखो मैंने ए लिख दिया, ए का मतलब एरोमेटिसिटी है। उसके बाद देखो जो सेकंड स्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसके अंदर भी क्या है? देखो एक रिंग अभी एरोमेटिक है, देखो ये, तो एरोमेटिसिटी इसमें भी है। फिर आगे जो स्ट्रक्चर नंबर ये 1 के बाद जो 2 बनाई, 2 के बाद अब देखो 3, देखो क्या इसमें किसी भी रिंग में एरोमेटिसिटी है? नो। स्ट्रक्चर नंबर 4 लिख देते हैं नेक्स्ट को, क्या इसमें कोई एरोमेटिसिटी है? नो, देयर इज नो एरोमेटिसिटी। स्ट्रक्चर नंबर 5, उसमें एरोमेटिसिटी भी नहीं है, प्लस वो लीस्ट स्टेबल भी हो गई। तो मेरे आपने क्या देखा? टोटल 5 स्ट्रक्चर बनी, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा स्टेबल हैं क्योंकि उनके अंदर आपके एक रिंग ऐसा है जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है। उसके बाद अगली 2 स्ट्रक्चर आपकी नॉर्मल स्टेबल है क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, और जो लास्ट स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो लीस्ट स्टेबल है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया। ये तो तब की बात है जब अटैक कहां पे हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का C5 पोजीशन पे। अब हम देखते हैं अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एट C8 पोजीशन। अब देखो ये हमने दोबारा से स्ट्रक्चर, दोबारा से नंबरिंग कर दी।
उसके बाद C8 की तरफ अटैक करना है तो C7 और C8, देखो C7 और C8 के बीच पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड द C8 पोजीशन। बोलो किधर, टुवर्ड द C8 पोजीशन, और ये अटैक कर दी इलेक्ट्रोफाइल को, दे दिए गए। C7 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, ये दैट इज द C7 पोजीशन, ये क्योंकि नेक्स्ट C8 थी। अब उसके पहले C5 है, ये C6 हो गए, ठीक है। अब ये बताओ वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या वो किसी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, बिल्कुल C5 C6 के साथ, C5 C6 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट करेंगे हम, देखो इधर C7 की तरफ, जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से C6 और C7 के बीच तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, और C5 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या करें, अब अगर हम नंबरिंग करते थे देखो उसी टाइप से 1 2 3 4, और ये C5 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है 6 7, ये 8, और ये देखो 9 और 10। अब वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो C9 और C10 के बीच बने हुए डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो C9 और C10 के देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द बोलो कौन, C5 कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, जिसमें C5 C9 के बीच तो नया डबल बॉन्ड बन गया, और C10 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें, अब वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो देखो C1, ये C2, देखो नाइट्रोजन के ऊपर 1 और C2, इनके बीच के डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो हम इस टाइप से आके शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें C2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो C3 C4 के इलेक्ट्रॉन के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, देखो ये इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे शिफ्ट किए, तो अब C4 के ऊपर आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक चीज आपको क्या दिखाई दी इसमें, पहले तो ये देखो कितने रिंग ऐसे जिनमें एरोमेटिसिटी मेंटेन, बड़े ध्यान से देखिए आप, देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल देते हैं, देखो इसको भी स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें देखो pyridine रिंग पार्ट एरोमेटिक है। स्ट्रक्चर नंबर 2, इसमें भी pyridine रिंग पार्ट बोलो क्या है, एरोमेटिक है। तो ये तो बात कॉमन हो गई जब C5 के ऊपर अटैक किया था। फिर स्ट्रक्चर नंबर 3, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। स्ट्रक्चर नंबर 4, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। स्ट्रक्चर नंबर 5, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। बताओ, अब बताएं शाबाश जल्दी से, कौन सी ज्यादा फेवरेबल पोजीशन है। वैसे तो C5 और C8 दोनों फेवरेबल, लेकिन मोर फेवरेबल कौन सी है, वो मोर फेवरेबल पोजीशन है दैट इज द C8 पोजीशन, क्योंकि C8 के ऊपर अटैक करने के बाद 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इसमें 2 स्ट्रक्चर ऐसी जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन है pyridine रिंग पार्ट के अंदर, 2 ऐसी जो नॉर्मल, अब बची हुई तीनों इक्वली स्टेबल है, जिनमें किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। लेकिन जब C5 के ऊपर हमने अटैक किया था तो 2 तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गई, 2 स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसके अंदर pyridine रिंग पार्ट एरोमेटिसिटी उसकी मेंटेन्ड है, 2 नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लास्ट वाली थोड़ी कम स्टेबल स्ट्रक्चर थी जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को जब कभी अटैक आप करते हुए दिखाएं क्यूनोलिन के केस में, तो मोर फेवरेबल पोजीशन इज द C8 पोजीशन एज कंपेयर टू C5। ये तो हमने इन दोनों में ही कंपैरिजन कर दिया कि C5 और C8 पे तो अटैक होगा, लेकिन C8 पे ज्यादा इजीली होगा एज कंपेयर टू द C5। अब हम देखते हैं, यानी इससे भी लेस फेवरेबल पोजीशन होती है C6 और C7। वो क्यों, देखो सबसे ज्यादा फेवरेबल C8, उसके बाद C5, उससे भी कम कौन है, C6। अब वो देखते हैं हम दोबारा से, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जब C7 के ऊपर अटैक होते हैं, हम दिखाएंगे। देखो ये नंबरिंग की हमने दोबारा से, C7 के ऊपर अटैक होते हुए कैसे दिखाएं, उसका मतलब कैसे होगा अटैक, C7 और C8 के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको C7 की तरफ देखो हमने शिफ्ट कर दिया, और C7 के थ्रू अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस टाइप से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई जिससे C8 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान दें, अब C8 वाला जो कार्बन है, अगर हम नंबरिंग करें देखो इस रिंग की भी 1 2 3 4, तो कैसे 5 6 7, ये 8, ये 9 और 10, तो ये कार्बन जो C8 वाला कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये बताएं किसके साथ, किस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, C9 C10 के बीच। इसलिए C9 और C10 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C8 कार्बन, देखो इस टाइप से, और इस टाइप से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, C9 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किन कार्बन के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4, उसके देखो 5 6, देखो आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है जो 9 के ऊपर, ये 9 और ये 10 थी, देखो अगर पूरी नंबरिंग कर देते हैं चलो,
तो आपने देखा ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जो C9 वाला कार्बन है, ये दो दो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। एक साइड में तो देखो C3 C4 के साथ, और दूसरी साइड में बोलो किसके साथ, C5 C6 के साथ है। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम मूवमेंट जो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, बोलो किसकी दिखाते हैं, सबसे पहले हम दिखा देते हैं C5 और C6 या C3 C4, किसी की भी आप दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो हमने मूवमेंट दिखा दी, देखो ये C5 और C6 के बीच के इलेक्ट्रॉन्स की देखो इस टाइप से। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई हमारी। अब हम नेक्स्ट क्या दिखाएंगे इससे, अब की बार हम देखो इसी के अंदर मूवमेंट दिखा देते हैं। मान लीजिए C3 और C4 वाले इलेक्ट्रॉन की देखो ऐसे मूवमेंट दिखाते हैं, ऐसे डॉट डॉट से देखो मैंने दिखा दिया ये C3 C4 की। तो इससे अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बन जाएगी, जिसमें C3 के ऊपर आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो 1 2 एंड 3। अब C3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड के साथ देखो अल्टरनेटली प्रेजेंट है नाइट्रोजन और C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे, बोलो किधर, C3 की तरफ, जिसकी वजह से देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज और देखे जो हम पीछे देख रहे थे, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें यही करना था ना। अभी तक क्विनोलिन में हमने क्या देखा था, C8 इज द मोस्ट फेवरेबल, उसके बाद C5 थी। C5 में एक स्ट्रक्चर ऐसी बन गई थी जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो तो यहाँ पे भी आ गई। फिर C5 को ज्यादा फेवरेबल क्यों कह रहे हैं, C7 से देखते हैं। अब देखो ये जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, क्या इसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन है किसी एक रिंग पार्ट में, बिल्कुल है। देखो पीरियड रिंग पार्ट के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन, देखो मैंने ए लिख दिया। स्ट्रक्चर नंबर 2 में नो एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द रिंग, C3 के अंदर भी नहीं, C4 के अंदर भी नहीं, C5 के अंदर भी नहीं, और C5 सबसे कम स्टेबल है, जैसे C5 के ऊपर अटैक हुआ था तब था। प्लस आपने क्या देखा, C5 ज्यादा फेवरेबल क्यों है C6 या C7 से, क्योंकि जब C7 के ऊपर अटैक होगा ऐसे C6 के ऊपर होगा, सेम बनेगी वो, इसलिए हमने सिर्फ C7 को लेके देख लिया यहाँ पे। तो जब C7 के ऊपर अटैक होता है तो एक रेजोनेट सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ऐसी है जिसमें पीरिडिन रिंग पार्ट की एरोमेटिसिटी मेंटेन, सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जबकि C5 के ऊपर अटैक होता है तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें पीरिडिन रिंग पार्ट था वो मेंटेन था, मींस एक रिंग के अंदर आपकी एरोमेटिसिटी क्या थी, मेंटेन थी। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी ऐसी आपके C5 के ऊपर अटैक होने के बाद, लेकिन C7 में तो सिर्फ एक ही है। तो इसीलिए जो मोर फेवरेबल पोजीशन है वो C5 और C8 है, ना के C6 और C7। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो ये हमने देखा अबाउट द क्विनोलिन। क्विनोलिन के अंदर आपने मैकेनिज्म देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और उसके बाद ओरिएंटेशन देखा। तो एग्जाम के अंदर अक्सर ओरिएंटेशन आ जाता है, तो आपको ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जैसे क्विनोलिन के अंदर C5 और C8 ज्यादा फेवरेबल क्यों है एज कंपेयर टू द C7 पोजिशन। तो ये एग्जाम में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, दैट इज द आइसोक्विनोलिन। तो आइसोक्विनोलिन की जो स्ट्रक्चर है बोलो कैसी है इसके बाद। लेकिन एक चीज और हम आपको देखो यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो हमारी क्विनोलिन की जो स्ट्रक्चर थी उसमें तो बोलो क्या था, आपके नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट था, बिल्कुल बॉटम के ऊपर। लेकिन जो आइसोक्विनोलिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉटम के ऊपर प्रेजेंट आपका नहीं होगा, बोलो कहाँ पे होगा, इसे नेक्स्ट कार्बन की तरफ होगा, इसे नेक्स्ट पोजिशन के ऊपर होता है नाइट्रोजन आपका। तो ये हमने क्विनोलिन का बनाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग वैसी होती है, लेकिन जब अटैक करता है आपका देखो इसी टाइप से इलेक्ट्रोफाइल, तो ये नाइट्रोजन को सिर्फ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हटा देंगे नाइट्रोजन को, उसको सिर्फ C2 पोजीशन के ऊपर आप ले आए यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दें, इसको C2 पोजीशन के ऊपर देखो यहाँ पे ले आए, जो नंबर 2 पोजीशन है, सॉरी ये 1 और ये 2 पोजीशन, यहाँ पे N आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का हमने अटैक होते हुए दिखाया उसी टाइप से C5 के थ्रू, C5 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाके लग गया, सेम मैकेनिज्म है क्विनोलिन जैसा ही। फिर लास्ट स्टेप के अंदर वीक इलेक्ट्रोफाइल आपका रिलीज हो जाएगा CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, और इस टाइप से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो N को दोबारा से आप इधर लिख देंगे, देखो ये इस पोजीशन के ऊपर, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये इसका मैकेनिज्म हो गया आइसोक्विनोलिन के अंदर भी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओरिएंटेशन। तो जब हम ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करते हैं, देखो नीचे हमने अब सही स्ट्रक्चर देखो ड्रा कर दी, वो समझाने के लिए आपको बताया था ताकि आपको ध्यान रहे कि नाइट्रोजन कहाँ पे होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्विनोलिन एंड द आइसोक्विनोलिन। ये आइसोक्विनोलिन की हमने स्ट्रक्चर ले ली।
जिसमें अब हम अटैक होते हुए दिखाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग की। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होते दिखाएंगे उसी टाइप से C5 पोजीशन पे। C6 और C5 और C6 के इलेक्ट्रॉन C5 के पास आए, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए गए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी जिसमें C6 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर देखो एरोमेटिसिटी अभी एक पीरियड जो पार्ट है उसके अंदर देखो अभी मेंटेन मैंने लिख दिया। अब वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ देखो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। देखो ये नेक्स्ट डबल बॉन्ड के साथ कोई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो हमने आगे ऐसे शिफ्ट किए। उसके बाद जो C8 कार्बन है देखो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद C9 और C10 के पाई इलेक्ट्रॉन देखो हमने फर्दर देखो इस स्टेप से शिफ्ट करेंगे। अब C9 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम C3 C4 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे शिफ्ट करेंगे इधर कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके C3 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कार्बन के बीच दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो C1 पोजीशन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर आपकी देखो pyridine रिंग पार्ट मेंटेन है, इनके अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन है इन वन ऑफ द रिंग। बची हुई जो 3 स्ट्रक्चर हैं वो भी आपकी स्टेबल हैं, ज्यादा स्टेबल ही हैं क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। आपने देखा था पीछे क्यूनोलिन में जब C5 के ऊपर अटैक हुआ था वहां पे तो एक स्ट्रक्चर ऐसी आ गई थी जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। इट मींस कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है आइसोक्यूनोलिन के अंदर। मोर फेवरेबल कंडीशन बोलो कौन सी थी अटैक के लिए क्यूनोलिन में? तो C8 क्योंकि उसमें किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था। और C5 थोड़ी कम क्यों थी? उसके अंदर भी दो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें pyridine रिंग पार्ट के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन थी, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसी बन गई थी जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो इट मींस क्यूनोलिन के केस में तो C8 पोजीशन ज्यादा फेवरेबल थी। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे C5 और C8 इक्वली फेवरेबल है या कौन सी ज्यादा फेवरेबल। अभी तक तो हमें ये दिखा कि C5 फेवरेबल दिख रही है। अब C8 के ऊपर देखते हैं। C8 के ऊपर देखो नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 8 9 10। C8 मीन C7 और C8 के देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने C8 की तरफ देखो शिफ्ट किए और ये अटैक करते हुए हमने दिखा दिया। उसके बाद C7 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये जो C5 C6 के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये हमने शिफ्ट करते हुए दिखाए C7 की तरफ और इस टाइप से C5 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर C9 और C10 के बीच के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो हमने शिफ्ट करते हुए दिखाए किधर C5 की तरफ और इस टाइप से C10 के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में C10 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करें, अब अगली स्ट्रक्चर में देखें जो आपके जो C1 और नाइट्रोजन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द C10 कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो कि ज्यादा फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज इन दैट स्ट्रक्चर द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम देन एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। अब नेक्स्ट दोबारा से देखें, अगली एक स्ट्रक्चर और बनेगी C3 और C4 के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये हमने शिफ्ट किए नाइट्रोजन की तरफ और आगे आपके C4 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल आप सीख चुके हैं। पहली स्ट्रक्चर में देखो एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन है, सेकंड स्ट्रक्चर में भी देखो एरोमेटिसिटी मेंटेन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर नंबर देखो अगर नंबरिंग करें ऊपर वालों की भी ऐसे देखो 1 2 3 4 एंड 5 सारी स्टेबल है। 1 2 ज्यादा स्टेबल है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल, 2 इज मोर स्टेबल बिकॉज द pyridine पार्ट हैज एरोमेटिसिटी, उसके अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन है एक रिंग में। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 नॉर्मली स्टेबल है, स्ट्रक्चर नंबर 4 यानी लीस्ट स्टेबल है, 5 फिर से नॉर्मल स्टेबल है। तो स्ट्रक्चर नंबर जो 4 है वो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी एक बन गई, इसीलिए मोर फेवरेबल अब की बार C8 नहीं है। तो आइसोक्यूनोलिन के केस में इलेक्ट्रोफाइल के लिए मोर फेवरेबल पोजीशन रही C5 एज कंपेयर टू द C8। अब हम C7 के बारे में भी देख लेते हैं साथ के साथ। अगर ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C7 के ऊपर अटैक करें तो क्या करेंगे कि C7 और C8 के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने इनको शिफ्ट करते हुए दिखाया C7 की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को दे दी और इस तरीके से C8 के ऊपर आ गया बोलो क्या पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो C9 और C10 के बीच के देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दें C8 की तरफ
और ये नया बॉन्ड बन जाएगा C8 और C10 के बीच, और C9 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों साइड में ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिख रहा है। बोलो किधर? एक तो देखो इधर ये C3 C4 पोजीशन के साथ, और दूसरी साइड में देखें तो C5 C6 के साथ। दोनों साइड से हम अपनी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। C5 C6 के बीच के इलेक्ट्रॉन को देखो अगर हम शिफ्ट होते दिखाएं इस टाइप से, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई जिसमें C6 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम C3 और C4 के इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे देखो शिफ्ट करते हुए दिखाते, तो उसके वजह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती जिसमें C3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब उसके बाद एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे कि अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई इसमें नाइट्रोजन और C1 वाली पोजीशन वाला कार्बन, उनके इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कर दिए, देखो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट थे, तो ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई जिसमें C1 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी जो बनी है, इसमें क्या देखा आपने? बोलो किस किस के अंदर पीरियड रिंग पार्ट मेंटेन है? पहली स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें पीरियड रिंग पार्ट बोलो क्या है? मेंटेन है, एरोमेटिसिटी मेंटेन है। सेकंड स्ट्रक्चर में है? नो, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी रिंग ऐसा नहीं जिसके अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन है, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है एरोमेटिसिटी मेंटेन, फोर्थ में भी नहीं है एरोमेटिसिटी मेंटेन, फिफ्थ में भी नहीं है एरोमेटिसिटी मेंटेन। तो आपने क्या देखा? जब C5 और C8 के ऊपर अटैक होता है तो दो स्ट्रक्चर ऐसी थी, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन थी इन वन ऑफ द रिंग पार्ट, पिरिडिन रिंग पार्ट में। लेकिन C7 के ऊपर अटैक होता है तो देयर इज ओनली वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच द pyridine रिंग पार्ट इज मेंटेन, के जो एरोमेटिसिटी इज मेंटेन इन द pyridine रिंग पार्ट। इसलिए C5 और C8 जो है वो ज्यादा फेवरेबल पोजीशन है एज कंपेयर टू बोलो कौन? C7। और उनमें से भी ज्यादा फेवरेबल कौन सी थी आपकी पोजीशन? आपकी C5 पोजीशन ज्यादा फेवरेबल थी आइसोक्विनोलिन में, और क्विनोलिन में C8 ज्यादा फेवरेबल थी। तो इसलिए फेवरेबल पोजीशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपके दे देंगे क्विनोलिन में नाइट्रेशन कर दें, NO2 ग्रुप हमें लगाना है, तो कहाँ लगाएं, कौन सी पोजीशन पे लगाएं? C5 पे लगाएं, C6 पे लगाएं, 7 पे लगाएं, 8 पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं? NO2 ग्रुप, तो वही तो आपका प्रोडक्ट होगा। तो उस चीज को कैसे रखें याद? तो इसलिए जो आज का जो पार्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन पार्ट हम करेंगे आगे जाके, जिसमें डिफरेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है रिएक्शन पार्ट में, कि नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, आपकी रिमर टिमन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेंगे, हम अटैच होते दिखाएंगे, मींस जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा वो तो तभी बनेगा ना जब आपको पहले से मैकेनिज्म का पता हो और साथ के साथ ओरिएंटेशन का भी पता हो कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होते हुए आप दिखाएंगे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। आपको दिखाना है C5 पे आपने दिखा दिया, C8 पे तो रॉन्ग, दिखाना था C8 पे दिखा दिया, C6 के ऊपर तो रॉन्ग, आपका प्रोडक्ट, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मींस आपको ओरिएंटेशन को प्रॉपरली अच्छे से याद रखना ही है, ताकि आपका रिएक्शन पार्ट के जो क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से याद कर पाए। तो ये था आपका कंप्लीट अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो डिफरेंट कंपाउंड थे उनका मैकेनिज्म आपने देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और pyridine में तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देखा, अलोंग विद हमने इनका ओरिएंटेशन भी देखा, जो रिएक्शन पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।